नमस्कार, आप देख रहे हैं दंगल। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। आज हम बात करेंगे कश्मीर फाइल्स को लेकर, क्योंकि एक फिल्म 11 मार्च को आती है, बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाती है। लेकिन उससे कहीं ज्यादा धूम जो है उसने सियासत की दुनिया में मचा रखी है। वो फिल्म है द कश्मीर फाइल्स। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री के इस फिल्म में दर्द का एक एक रेशा बड़ी बारीकी से दिखाया गया है। उस डोर तक पहुंचने की कोशिश की गई है जिसकी वजह से हजारों कश्मीरी पंडित को कश्मीर घाटी से 90 के दशक में पलायन करना पड़ा। इस मार्मिक कहानी के जितने सिरे हैं उससे कहीं ज्यादा सिरा सियासत का है। बीजेपी लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रही है। यह आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के राज में कश्मीरी पंडितों के साथ कत्लो गारत हुआ था, जबकि कांग्रेस इससे पल्ला झाड़ते हुए ठीकरा बीजेपी पर फोड़ रही है। सियासत के इस खेल के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 32 साल बाद भी कश्मीरी पंडितों की घर वापसी क्यों नहीं हो पाई। जिस आतंकवादियों ने खून की नदियां बहाई थीं, जिन्होंने सरेआम दुनिया के सामने इस बात को कबूल किया कि उन्होंने कत्ल किया था, वो छूट कैसे गए? क्या सियासत का यह खेल मजहबी आईने से कांग्रेस और बीजेपी देख रही है? क्या दर्द और सिस्कियों में भी नफा नुकसान सियासत देखती है? आज ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके साथ इस बड़ी बहस की शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं, जरा देखिए रिपोर्ट। वापस लौटते हैं, मेहमानों से तारुफ कराएंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे। खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। पंडितों को किसी ने नहीं भगाया, वो खुद भागे, गवर्नर से मिल गई। कश्मीरी पंडितों के दर्द की यह कहानी रुपहले पर्दे पर आज भी धूम मचा रही है। लिखा गया वो कश्मीर हमारा था, तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में। ये बता रही है कि 90 के दौर में कश्मीर के हालात क्या थे। कैसे कश्मीरी पंडितों पर जुल्म सितम हुआ। भागो या मर जाओ। कश्मीर के मसले का एक ही हल, अल जिहाद। कैसे उन्हें रातों रात कश्मीर छोड़ना पड़ा। अपने ही देश में शरणार्थी बनना पड़ा। आखिर उस समय ऐसे हालात क्यों बन गए कि सत्ता की कुर्सी पर बैठे लोग कश्मीरी पंडितों की रक्षा नहीं कर पाए। लोगों की इन्हीं सिस्कियों को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। खाली फिल्म જોઈ છે કે નથી જોઈ ભાઈ? જરા જોરથી બોલો, જોઈ છે? બાકી લોકોએ જોઈ લેજો તો ખબર પડશે કાશ્મીરની અંદર આ કોંગ્રેસી શાસનની અંદર કયા પ્રકારથી અત્યાચારો અને આતંક ફેલાયો। अमित शाह यही नहीं रुके, जब बोले तो जमकर बोले। बताया कि उनकी सरकार ने कैसे घाटी के हालात बदले। उन्होंने कहा कि ये पीएम मोदी की इच्छा शक्ति का ही नतीजा है कि 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म कर दिया गया। अमित शाह ने पीएम मोदी के सशक्त नेतृत्व की तारीफ करते हुए पुराने दिनों के 90 के दौर के नेतृत्व पर करारा हमला किया। नरेंद्र भाई ने वडाप्रधान बनाया, बीजी बार वडाप्रधान बनावतानी साथे 5 ऑगस्ट 2019 ના દિવસે નરેન્દ્રભાઈએ આ ધારા 370 ને ઉખાડીને ફેંકી। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमित शाह ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स की तारीफ की हो। पीएम मोदी तो इस फिल्म के निर्माता निर्देशक से मिल भी चुके हैं। पीएम ने कहा था कि इस फिल्म के जरिए उस सच को सामने लाया गया है जिसे बरसों से दबाने की कोशिश की जा रही थी। मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। लेकिन उनको हैरानी हो रही है कि जिस सत्य को इतने सालों तक दबा करके रखा, उसको तथ्यों के आधार पर जब बाहर लाया जा रहा है और कोई मेहनत करके ला रहा है तो उसको पूरी इकोसिस्टम लग गई है, पूरी इकोसिस्टम लग गई है। और ऐसे समय जो सत्य के लिए जीने वाले लोग हैं, उन्होंने सत्य के खातिर खड़े होना उनकी जिम्मेवारी। और मुझ पर फटा था। यह फिल्म 1990 के दशक में कश्मीरी नरसंहार और कश्मीरी पंडितों के पलायन के इर्द गिर्द घूमती है। इसने हर उस शख्स को झकझोर दिया है जिसे इंसानियत पर भरोसा है। लेकिन जम्मू कश्मीर के राजौरी के जामा मस्जिद के मौलवी के जहरीले बोल ने आग में घी डालने का काम किया। एक पिक्चर, एक फिल्म पंडितों के नाम से बनाकर पूरे हिंदुस्तान में दहशत का माहौल तुमने कायम किया है और मुसलमानों के खिलाफ तुमने एक बड़ी प्लानिंग, एक साजिश की है। हम उस डॉक्टर की भी पुरजोर मजम्मत करते हैं और दिल्ली
मजम्मत करते हैं कि जिसने हिंदू और मुसलमान के दरमियान एक दीवार खड़ी करने की साजिश किया। तुम हिंदू और मुसलमान को लड़ाकर सियासत करना चाहते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें कश्मीर के पंडित 32 साल के बाद नजर आए। 32 साल में कितनी औरतें बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए, घर के घर उजड़ गए। क्या तुम्हें वो नजर नहीं आए? क्योंकि वो कलमा पढ़ने वाले का खून था। तुम्हें पंडितों का खून नजर आया, तुम्हें मुसलमान का खून नजर नहीं आया। सियासत और मजहब का कॉकटेल बड़ा खतरनाक होता है। देश 90 के दौर में इसे भुगत चुका है। कश्मीरी पंडितों ने तो कभी कोई बंदूक नहीं उठाई। इस फिल्म के जरिए संदेश तो यही देने की कोशिश थी कि अब ऐसा दौर कभी देखने को न मिले, लेकिन रिलीज होते ही कांग्रेस और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला निशाने पर आए, जिसकी किश्त हर 2-4 दिनों में सामने आ जाती है। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। मतलब तो बड़ी बात यह है कि सियासत और मजहब का जो ये कॉकटेल है, ये किसी भी देश के लिए बड़ा खतरनाक होता है और एक मैसेजिंग जो है वो इसके जरिए भी आ रही है। लेकिन कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। अभय दुबे जी जुड़ रहे हैं, आप कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अशोक पंडित जी हमारे साथ हैं, कश्मीरी पंडित हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं, लगातार कश्मीरियों पंडितों का पक्ष जो है वो अलग अलग मंच पर रखते हुए नजर आते हैं। सलमान निजामी हमारे साथ है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, एक्टिविस्ट है। लेकिन शुरुआत जो है अभय जी मैं आपसे करूंगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा आरोप जो है वो लगाया गया है कांग्रेस पार्टी पर, और यह है कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो कुछ हुआ उसमें कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार। ये बात गृह मंत्री भी कह रहे हैं, अलग अलग मंच से तमाम जो बड़े नेता हैं वो खुलकर कह रहे हैं। इसको काउंटर कैसे करेंगे आप? नमस्कार शुभांकर जी, मैं देश के गृह मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि ही तो पहले हम इल्जाम लगाने। गृह मंत्री जी अपने गृह मंत्रालय की फाइल उठाकर देखिए ना, रक्त रंजित सत्य आपको वहां मिल जाएगा। जब जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, कश्मीर में पंडितों का नरसंहार हुआ है। अमित शाह साहब, मैं बहुत दिनों की बात नहीं करता हूँ, 32 साल के नहीं, अभी तो उठाकर देखिए ना। अजय पंडिता की हत्या हुई, स्थानीय निकाय का सरपंच था। माखनलाल गिंदरू जो 90 के दशक में छोड़कर नहीं गए, आपके नेतृत्व में हत्या हुई। सुपिंदर कौर, एक शिक्षिका, स्कूल में घुसकर कब मार दिया गया बताइए ना अमित शाह साहब। दीपक चंद जो कश्मीरी पंडित था, एक शिक्षक था, कब मार दिया गया बताइए ना। अभी जब आप शपथ ग्रहण समारोह में व्यस्त थे ना उत्तर प्रदेश के अमित शाह साहब, जब वहां पर विश्वजीत बिहार के एक मजदूर को गोली मार दी गई, उत्तर प्रदेश के बढ़ाई को गोली मार दी गई। और ये सच जान लेना चाहिए आपको अमित शाह साहब, जब जब आपकी सरकार रही है तब तब वहां अमरनाथ यात्रियों पर हमला हुआ है, जब जब वहां मंदिरों पर हमला। सन 2000 में पहलगाम में 30 अमरनाथ यात्रियों को मौत के घाट उतार दिया। 2001 में 13 अमरनाथ यात्रियों को मौत के घाट उतार दिया। 2017 में मोदी जी आपकी सरकार थी, फिर अमरनाथ यात्रियों को मौत के घाट उतार दिया। 20 मार्च 2000 अमित शाह साहब सिंकोरा का वो नरसंहार भूल गए। अभय दुबे जी देखिए, आपको पूरा वक्त मैं लगातार दे रहा हूं, लेकिन देखिए बीजेपी का यहां कोई स्पोक्स पर्सन नहीं, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है काउंटर करने के, सवाल पूछने की। 1987 के चुनाव के बाद कश्मीर में विवाद शुरू हुआ था। उस चुनाव में धांधली के आरोप लगते हैं, आरोप लगता है कांग्रेस पर, एनसी पर। एक अपने ही देश में सुनियोजित हत्या करना, ग्रुप में हत्या करना, एक धर्म विशेष टारगेट करना, ये हत्याएं और जो हत्याएं आप गिना रहे, क्या इनमें अंतर नहीं आपको नजर आता है? और ठीक है, उस वक्त सरकारें अलग थी, लेकिन उसकी जो भूमिका बनाई गई, माहौल बनाई गई, उसमें एनसी पर आरोप लगते हैं और आपकी सहयोगी रही है वो लंबे दौर तक, इसलिए आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं। शुभांकर जी, बहुत प्रामाणिक बात मैं कहना चाहता हूं, मत किसी पर विश्वास कीजिए। जितेंद्र सिंह जी पर तो विश्वास करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री हैं मोदी जी के। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में परिस्थितियां जब बिगड़ी, जब रुबैया कईद के लिए आतंकवादियों को रिहा किया गया, तो जितेंद्र सिंह साहब मैं आपको याद दिला दूं, 2 दिसंबर 1989 को 98 को शपथ ली, 89 को वहां पर वीपी सिंह की सरकार में 85 सांसदों का आपका समर्थन था। 143 सांसद विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थे। राजीव गांधी जी के 197 सांसद होते हुए प्रतिपक्ष नहीं सर, उसके पहले बहुत सारे आतंकवादियों को छोड़ा भी गया था, यही आरोप लगा रही बीजेपी कि उसके पहले बहुत सारे आतंकवादियों को छोड़ा गया, कश्मीर में एक फील्ड बनाई गई, जिसके बाद असर जो है वो 19 जनवरी के बाद देखने को मिला। अरे साहब, मुश्ताक अहमद जरगर किसने छोड़ा पूछिए ना। कहाँ है आरिफ मोहम्मद खान साहब? केरला जाकर आज तक इंटरव्यू क्यों नहीं करता? इंद्र कुमार गुजराल और आरिफ मोहम्मद खान 2 लोग थे विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में जो इन आतंकियों को छुड़ाने के लिए वहां गए। फारूक अब्दुल्ला ने तो साफ इनकार कर दिया था छोड़ने से, इसीलिए जगमोहन को लाया गया। और किसको हटाकर जानते हैं आप? पूर्व थल सेना अध्यक्ष केवी कृष्ण राव को हटाया।
वो कृष्ण राव जी जिनके डायस पर बम फटा 26 जनवरी के दिन, लेकिन उन्होंने भारत का ध्वज पुराना नहीं छोड़ा। एक्सपीरियंस था और कश्मीर के लोग भी ये मानते थे कि जगमोहन जी वहां पॉपुलर थे, वहां पर चीजों को व्यवस्थित करने में काफी रोल अदा किया था उन्होंने। फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान था सर कभी कि अगर जगमोहन जी वहां चुनाव लड़ते मुझसे ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन अशोक पंडित जी मैं आपके पास आऊंगा, ये जो शुरुआत हमने जहां से की कि जब ये धर्म और सियासत का कॉकटेल होता है ये बड़ा खतरनाक होता है, क्या कश्मीर में यही हुआ? और जो आरोप बीजेपी लगा रही कांग्रेस पर, इससे कितना इत्तेफाक आप रखते हैं? शुभंकर जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के द्वारा एसपीओ इशफाक अहमद और उसके भाई की जो हत्या हुई है कल, पुलिस ऑफिसर और उसके भाई की निर्मम हत्या की गई टेररिस्टों के द्वारा, पाकिस्तानी सपोर्टर्स जो बहुत ही डेस्परेशन में है, बहुत तकलीफ में है, उनकी जो हत्या हुई उनके लिए मैं शोक प्रकट करना चाहता हूं, उनके परिवार के लिए। और ये बहुत बड़ा लॉस है इशफाक अहमद के फैमिली के लिए कि 2 यंग लड़के जो देश के लिए काम कर रहे थे, देश की सेवा कर रहे थे, वो इनके टेररिस्टों के हाथ मारे गए। अब आइए इस इशू पर शुभंकर जी, पहली बात तो यह है कि कांग्रेस ही जो है वो इतिहास के मामले में थोड़ा वीक है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा वीक है। ये 19 जनवरी की बात करते रहते हैं और ये कहते रहते हैं कि 19 जनवरी को जगमोहन जो है वो गवर्नर था, वहां पर बीजेपी समर्थित सरकार थी। मैं बार बार ये बोल रहा हूं और इनको ये जानबूझ के इसको नेगेट करते जा रहे हैं और इनको भूलते जा रहे हैं। शुभंकर जी, इनको मैं बताना चाह रहा हूं कि 1986 में पहली बार क्या, ये 6वीं बार था जब अनंतनाग में कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार हुए, उनके मंदिर तोड़े गए। मुफ्ती मोहम्मद सैयद, महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये जितनी भी लोकल पॉलिटिकल पार्टीज इन्होंने मिलकर पहली बार 1986 में हमें कश्मीर से बाहर निकाला। अनंतनाग में बुरी तरीके से इन्होंने हमें मारा, हमें काटा, हमारे घर जलाए, हमारे मंदिरों को तोड़ा। 1 साल के बाद फिर ये लोग जो है वापस चले गए। अब हमारी जो सिलेक्टिव किलिंग्स है, शुभंकर जी एक चीज समझनी बहुत जरूरी है, जो इनको मैं समझा के थक गया हूं लेकिन समझने के लिए तैयार नहीं है, कि हमारी जो सिलेक्टिव किलिंग्स है शुभंकर जी, वो 1987 से शुरू हो गई थी। आप इनसे पूछिए कि लसा कौल कब मारा गया, आप इनसे पूछिए कि प्रेमनाथ भट्ट को घर के आगे क्यों मारा, क्योंकि वो मंदिरों की रक्षा की बात कर रहे थे और वकील थे जाने माने, और सबके लिए मुफ्त में केस करते थे। वहां के रहीवासियों मुसलमानों के लिए भी बहुत ही नेक इंसान थे, उनको मारा। इनको पूछिए नीलकंठ गंजू को कब मारा, इनको पूछिए गिरजा सिक्कू को कब काटा, इनको पूछिए जितनी भी हत्याएं बलात्कार जो सिलेक्टिव किलिंग्स हुई हैं हमारे कश्मीर में, वो जो माहौल बना है कश्मीर में, हमें डराने का, हमें थ्रेटनिंग लेटर्स भेजने का, हमें डराने का, हमें धमकाने का, मस्जिदों से वो आवाज निकालने का, वो ऐलान करने का कि आप लोग यहां से निकल जाइए, ये 19 जनवरी 1990 का नहीं है। ये कांग्रेस, मुफ्ती मोहम्मद सैयद, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस में मिलकर कश्मीर में एक भय का माहौल तैयार किया। ठीक है, और आरोप जो आप लगा रहे हैं इसके जवाब हम लेंगे से भी, लेकिन क्योंकि सुधांशु जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और सुधांशु जी, शुभंकर जी एक सेकंड, शुभंकर जी एक सेकंड में खत्म कर दूं प्लीज, इसको खत्म करना बहुत जरूरी है जी। 18 जनवरी को फारूक अब्दुल्ला जो है वो भाग गया, रिजाइन करके चला गया लंदन, क्योंकि उसको पता था कि 19 जनवरी को ये होने वाला है, क्योंकि उसका आर्किटेक्ट जो था हमारे निर्वासन का, हमारे एक्सोडस का, हमारे जेनोसाइड का, वो फारूक अब्दुल्ला खुद था। तो ये इतिहास को समझना बहुत जरूरी। और आरोप तो यहाँ तक लगता है कि 26 जनवरी को लेकर कुछ बड़ा प्लान था और उसकी भूमिका पहले से तैयार की गई थी। लेकिन ठीक है सुधांशु जी, मैं आपके पास आऊंगा। अभय जी ने तमाम तरह के आरोप लगाए हैं और ये कहा कि देखिए बीजेपी जब जब सरकार में आती है तब तब लगातार ऐसी हत्याएं बढ़ती है। उन्होंने 90 के दशक की बात की, अमरनाथ यात्रा की बात की, हाल फिलहाल से लेकर तमाम घटनाओं का जिक्र कर दिया और यह आरोप उल्टा आप पर लगा दिया जो गृहमंत्री कह रहे थे कि कांग्रेस जिम्मेदार है इस नरसंहार के पीछे। देखिए मैं इसका उदाहरण देता हूं, जैसा अभी अशोक पंडित जी ने भी कहा। ये बताइए, जस्टिस नीलकंठ गंजू की हत्या, किसी जज की सरेआम हत्या कर दी जाए और एलानिया ये कहा जाए कि इसने अमुक अमुक आतंकवादियों के खिलाफ जजमेंट दिया था और इसलिए हमने इसको मार दिया। किसकी सरकार थी? नवंबर का महीना 1989, बीजेपी की 2 सीटें थी, 2। भारत के इतिहास की सबसे शक्तिशाली सरकार, राजीव गांधी जी की 400 की मेजॉरिटी की सरकार, और वहां आपकी मिलीजुली सरकार, आप शांत बैठे। आप सोचिए अगर इसके बाद भी सरकार चुप रहेगी तो फिर क्या होगा? अगर जज की हत्या ये कह के की जाएगी कि आतंकवादी के खिलाफ किया था, जजमेंट इसलिए हुआ। और मैं एक घटना जो कई बार मैं कोट कर चुका हूं पहले, 1983 में किसकी सरकार थी? इंदिरा जी, जिनको आप सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री कहते हैं। वेस्ट इंडीज की टीम भारत के दौरे पर आई थी वर्ल्ड कप के बाद,
13 अक्टूबर को एक टेस्ट मैच 13 अक्टूबर 83 को एक वनडे इंटरनेशनल श्रीनगर में हुआ जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे भारत वेस्ट इंडीज के मैच। सुनील गावस्कर ने अपनी किताब में लिखा, मेरे लिए समझना ही मुश्किल था कि भारत वेस्ट इंडीज के मैच में हिंदुस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद का क्या लॉजिक था, किसकी सरकार थी, और मैच बीच में अबेंडन कर देना पड़ा। इतना पथराव और ये हुआ था। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो हाँ हत्याएं हुई, मैं मानता हूं हमारे दौरे हुकूमत में भी हत्याएं हुई, अभय दुबे जी की बात है मानते हैं, मगर ये बताइए हमारे किसी नेता ने कभी ये कहा कि संसद के हमले का मुख्य आरोपी अफजल गुरु हालात का मारा था शशि थरूर? अफजल गुरु के साथ सही नहीं हुआ चिदंबरम। 2007 में अफजल गुरु को फांसी हुई, 7 साल क्यों लटकी रही क्षमा याचना? क्योंकि तब नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी नहीं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री आके दिल्ली में कहते थे कि आग लग जाएगी कश्मीर घाटी में। हमारे किसी नेता ने कहा कि कश्मीर भारत से अलग हो जाना चाहिए। सैफुद्दीन सोज जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष। अब आप बताइए, नहीं तो क्या आप ये कह रहे हैं कि सर खुलेआम समर्थन, वोट बैंक के लिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया जा रहा है? किलिंग। देखिए शुभांकर जी, सुधांशु जी एक सेकंड, शुभांकर जी एक समय आ रहा हूं अभय जी आपके पास। सुधांशु जी क्या आप इनडायरेक्टली यही कह रहे हैं कि एक खास वोट बैंक के लिए ये सॉफ्टनेस दिखाई गई कांग्रेस की तरफ से? नहीं, दुख जानते क्या है, वोट बैंक वो नहीं है। अपने वोट के हित के लिए कट्टरपंथी ताकतों के सामने झुकता हुआ दिखाया जा रहा है। आज एक मौलवी कहता है कि 800 साल इस देश पे मुसलमानों की हुकूमत रही। अरे क्या मतलब है उस खिलजी से लेकर औरंगजेब तक की हुकूमत का मुसलमानों से? कोई क्रिश्चियन कहता है कि जितने वॉइसराय थे, किंग जॉर्ज और क्वीन विक्टोरिया, हमारी हुकूमत थी? क्योंकि इन्होंने इतिहास की किताबों में भी यही पढ़ाया, मुसलमानों के दिमाग पे पैबंद कर दिया कि मुगलों का रूल, खिलजी का रूल तुम्हारा रूल था। जबकि आज मैं चैलेंज से कहता हूं, आज डीएनए टेस्ट का जमाना आ गया है। कोई कश्मीर का मुसलमान अपनी डीएनए टेस्टिंग करा ले, सिकंदर बुत शिकन से लेके अलाउद्दीन खिलजी तक, कोई वहां से कोई जीनोम का सीक्वेंसिंग नहीं मिलेगी। जो मिलेगी वो सिर्फ हिंदुओं से मिलेगी। मगर इसीलिए हम कह रहे हैं हमारी सरकार चलती रहे, कट्टरपंथी खुश होते रहे। आसान रहता है ना, उनके हाथ में कुछ वोट बैंक आ जाता है, फिर जाके उनसे सपोर्ट करके ले लो। अभय जी मैं आपके पास, सबसे पहले फतवे किसने जारी करवाए थे? सन 80 में इमाम बुखारी से इंदिरा जी। ठीक है, अरे इतना सारी बात रख ली, क्योंकि एक बात बहुत जी सलमान निजामी को भी शामिल करते, फिर अभय जी भी आपके पास आऊंगा। सलमान जी, एक फिल्म को लेकर इतना विवाद क्यों है? पहले भी फिल्में आई हैं, माय नेम इज खान, मुल्क, न्यूयॉर्क, ऐसी फिल्में आई हैं जहां पर आरोप लगते रहे कि देखिए एक वर्ग विशेष को लेकर बनाई गई। इस फिल्म को लेकर इतना ज्यादा हंगामा क्यों? और जो बात सुधांशु जी कह रहे हैं कि देखिए भाई कोई भी अपनी जीनोम सीक्वेंसिंग करा ले, हर कोई वही था, बाद में मार के धमका के कैसे भी परिवर्तन कराया गया। जो मौलाना कह रहे हैं वो उसी भयावह इतिहास को दिखाकर डराने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हैरानगी की बात यह है कि देश की वो पार्टी जो इस वक्त सत्ता में है, सवाल उन पे आता है। मैं कश्मीर से हूं, उस वक्त हम छोटे थे, लेकिन आई विटनेस हूं मैं अभी उन हालात का। उस वक्त क्या हो रहा था कश्मीर में, हम तो बेड के नीचे छुपते थे, बाहर गोलियां चलती थी साहब। ये सिर्फ कश्मीरी पंडितों ने सफर नहीं किया, हमने अपने परिवार के कई लोगों को खोया है। आप मुझे बताइए उस वक्त कश्मीर में हालात क्यों ऐसे खराब हुए? दुल्लत साहब जिंदा है ना, उस वक्त आईबी के चीफ थे वो। आप बोलिए वाजपेयी जी के एडवाइजर नहीं थे वो कहते हैं कि कश्मीर में हालात ठीक थे। 1990 में जब 4 आतंकवादी, जो खूंखार आतंकवादी थे, उनको मुफ्ती सईद की बेटी के लिए आपने एक्सचेंज में रिहा किया, उसके बाद कश्मीर में सेलिब्रेशन हुआ। आतंकवादियों को यह लगा कि भाई हमारी जीत हो गई, और उनको जो मिला प्रो इंडियन, चाहे उसमें कश्मीरी पंडित था, मुसलमान था, सिख था, ईसाई था, उन्होंने गोली मारने का काम किया। उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय सबसे ज्यादा थे। जो भी हिंदुस्तान के साथ जुड़ा था, शक की बुनियाद पे उन्होंने सबको मार दिया। और उस वक्त जिम्मेवारी क्या थी सरकार की? आपको सरकार, एक छोटा सा मेरा सरकार की जिम्मेदारी क्या थी? सलमान, एक काउंटर क्वेश्चन उनको सरेंडर नहीं करना चाहिए था। 75,343 कश्मीरी पंडित उस वक्त वहां परिवार रहा करते थे, जो केवल आज 800 हैं। नुकसान तो उन्होंने झेला ना सलमान? नुकसान झेला, नुकसान मुसलमानों ने भी झेला। केवल 800 बचे, वो भी विस्थापित करने के बाद, जब इतनी कोशिश की जा रही है, केवल 800 परिवार। देखिए मैं आपको बताऊं, जब पाकिस्तान के कबायली 1947 में कश्मीर पे उन्होंने हमला किया था, रातों रात पंडित नेहरू ने कश्मीर में फौज भेजी थी, आतंकवाद का मुकाबला किया था। आपने कश्मीरी पंडितों को बचाना था उस वक्त, ये नहीं कि सरेंडर कर देना था। ये बोलना था, जगमोहन जी ने बोल दिया, अरे जो जाना चाहता है जाए, मैं बचाना। सलमान देखिए, अब क्योंकि फैक्ट्स की बात है इसलिए फैक्ट्स लेकर बैठा हूं मैं। 14 सितंबर 1989 को टीकालाल टपलू की हत्या होती है। नवंबर में विवाद बढ़ता है, और जिस तारीख की जिक्र आप कर रहे हैं, वहां तो वो पीक का जिक्र था। जगमोहन जी के बारे में उससे पहले पहुंचे तक नहीं। यूसुफ वाजा का कत्ल हुआ था साहब, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर था। सबसे पहले किलिंग उसकी हुई है।
और 1990 में किलिंग्स बढ़ गई जब आपने आतंकवादियों को छोड़ा। 5 आतंकवादियों को छोड़ा, किलिंग्स बढ़ गई। और आपको सबसे बड़ा फेलियर, तो फिर अगर आपने नहीं छोड़ा होता, कश्मीर नहीं चलता। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि आप कश्मीर का बार बार जिक्र कर रहे हैं। फिर सबसे बड़ी विस्थापित होने लोगों में कश्मीरी पंडित क्यों रहे? क्यों वहां से इतने परिवार निकल गए? क्यों अपने देश में या दुनिया का यह पहला एग्जाम्पल है जहां पर विस्थापित एक वर्ग, एक जाति, एक धर्म के लोग अपने ही देश में होते हैं, बाकी तो वहां पर हैं। देखिए, कश्मीरी पंडित ही वहां से माइग्रेट नहीं हुए, मुसलमान भी माइग्रेट हुए, सिख भी माइग्रेट हुए। आप जम्मू के रिलीफ कमिश्नर का डेटा देखिए, वो आपको पूरे फैक्ट्स बताएगा। अशोक पंडित छत्ती सिंहपुरा में ठीक है 32 या 35 सिख भी मरे। यह आरोप लग रहा है कि देखिए केवल कश्मीरी पंडित नहीं गए, बाकी लोग भी गए हैं। इसको एक चश्मे से मत देखा जाए, बड़े चश्मे से, बड़े पैमाने पर देखा जाए। आज भी तो मर रहे हैं। इश्तियाक नहीं मरा कल, आज भी तो बीजेपी की सरकार में लोग मर रहे हैं। कश्मीरी पंडित आज भी मर रहा है। अशोक जी, शुभंकर जी, बात यह समझनी बहुत जरूरी है कि कश्मीर में अगर आतंकवाद को पैदा किया है, पाला है, बड़ा किया हुआ है और फैलाया है, वो कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और उसके बाद हुर्रियत, इन्होंने साथ में मिलकर इनको पाला पोसा बहुत सालों से। और क्योंकि इनको सूट करता था। इनको पूछे जेकेएलएफ का फाउंडर चेयरमैन कौन था? फारूक अब्दुल्ला था। तो आतंकवादी तो आपने पैदा की। वाला अब ये बोलते हैं कि भाई मारे तो लोन के साथ सरकार में मारे तो ये भी अरे मारे गए, लेकिन हमने अरे एक सेकंड, मैंने आपके बीच में बोला जिसके फादर इन लॉ ने पाकिस्तान से बंदूक कश्मीर में हिम्मत रखो, उसके साथ आप कार्यक्रम का नाम दंगल है, या दंगल नहीं करना है, हमें अपनी बातें रखनी है जी। एक एक करके बात करते हैं। कश्मीरी पंडित बोलना शुरू करता है, इनका मुंह हम सुनते हैं, आपको काउंटर का मौका दूंगा। कश्मीरी पंडित जब भी बोलता है इनको तकलीफ होती है, क्योंकि ये हिल जाते हैं। ये तो रहे ही नहीं कभी कश्मीर में, इससे चिल्लाते, ये तो रहे ही नहीं कभी। और अनुपम खेर कभी कश्मीर में था। इन्होंने कश्मीरी पंडित को लाओ ना मेरे सामने, जाओ माइग्रेंट कैंप में, देखो उनकी हालत क्या की है। भाजपा ने नहीं दिया। कांग्रेस पे आप इल्जाम लगा रहे हो, कांग्रेस ने उनको डाउन करिए और इनको बोलिए कि सच, हर परिवार को 13,000 मिलता है महीने का, सच सुनने की हिम्मत रखो। आज कौन कश्मीरी पंडित जो किसी टेंट में रहता है, हिम्मत रखो। कांग्रेस ने उनको फ्लैट दिया, अकोमोडेशन दी, सच सुनने की हिम्मत रखो। बीजेपी ने 8 साल में क्या किया उनके लिए बताइए मुझे, मत सिखाओ। सलमान एक सेकंड, सलमान आप कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन यहाँ पर है, ये वो कह देंगे बेहतर है। ठीक है, बीजेपी पे होना चाहिए ना। मैं पूछूंगा, मैं उनसे पूछूंगा। ठीक है सलमान, देखिए आप शो को हाईजैक कर रहे हैं, ये सही नहीं है। बंकर जी, इनको चुप कराइए, इनको चुप कराइए, नहीं तो फिर एक कश्मीरी पंडित जब अपना रूप दिखाएगा इसको भारी पड़ जाएगा। इसको चुप कराइए। डरते हैं जब भी उनकी आवाज हमने म्यूट कर रखी है। अभी आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद चर्चा में क्या हम इनको एक्सपोज करेंगे, ये एक्सपोज होने का डर में। शुभंकर जी, पहली बात ये कह रहा था, आतंकवादियों को पाला पोसा बड़ा किया इन्होंने कश्मीर में, ठीक है। अब जब इन्होंने सिलेक्टिव किलिंग्स हमारी शुरू की, हमको मारना शुरू किया, उसके बाद ये बोलते कि मारे मुसलमान भी गए। अरे मैं ये पूछना चाहता हूं इनसे कि भैया हमने कौन से मुसलमान को मारा, हमने किसकी हत्या की, हमें क्यों मारा? और अगर किसी मुसलमान को मारा, वो इसलिए मारा कि उसको उन्होंने कहा कि ये मुखबिर है, ये हिंदुस्तानी है, ये एजेंट है, इसलिए उसको मारा। और जब 19 जनवरी को मुझे बाहर निकाला, जब मस्जिदों से आवाज आई, वो लाखों की तादाद में सड़कों पे कौन आए थे, कौन उतनी बड़ी पॉपुलेशन में, इतनी बड़ी भीड़ में। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की अशोक जी, यही सवाल मैं अभय जी के पास ले जाऊंगा। अभय जी देखिए, कौन थे वो? इस फिल्म को लेकर इतना विवाद क्यों हो गया? केरल कांग्रेस ने भी इसको लेकर एक पोस्ट डाला था, बाद में डिलीट कर दिया गया। सवाल ये, फिल्म में झूठ क्या है? क्या पलायन नहीं हुआ? क्या उनकी महिलाओं के साथ रेप नहीं हुआ? क्या केवल 800 परिवार वहां नहीं बचे हैं? क्या खून से सना चावल नहीं खिलाया गया? ऐसे में क्या मस्जिदों से आवाज नहीं लगाई गई? ये तमाम सवाल तो उठ रहे हैं सर। फिर फिल्म को लेकर इतना विरोध क्यों किया जा रहा है? शुभंकर जी, आप बड़ा अध्ययन करके बैठे हैं। अभी आपने बताया, सैफुल्लाह को जानते हैं? सैफुल्लाह, जेकेएलएफ हरकतुल मुजाहिदीन का तो नाम सुना होगा आपने, सबने सुना है सर। पूछिए ना प्रधानमंत्री जी से, पूछिए कौन है ये। वार्ड नंबर 33 कश्मीर, दुर्दांत आतंकवादी, पंडितों की हत्या का आरोपी। मोदी जी ने टिकट दिया अमित शाह साहब ने, उसको चुनाव लड़ाया वहां से। 7 मार्च 2015, किसी की सरकार नहीं थी, मोदी जी सीधा वहां से संचालित कर रहे थे। मसर्रत आलम का प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर
वहां पर एसपी ने कहा मसरत आलम को मत छोड़ो, नहीं तो ये तबाही मचा देगा। मोदी जी ने कहा नहीं, पीडीपी के साथ सरकार बनानी है हमको साहब, मसरत आलम को छोड़ दिया। आसिया अंद्राबी आतंकी, उसको बेटी बचाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया मोदी जी आपने। आपको जरा भी इस बात की शर्म भारतीय जनता पार्टी को नहीं? कब? ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। आसिया अंद्राबी के साथ किसी का कोई लेना देना नहीं है। अभय जी आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। आसिया अंद्राबी एक टेररिस्ट है और उसको कभी भी नहीं इन्होंने वुमेन फेस बनाया। आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ। ये कांग्रेसी झूठ बोल रहा है, शुभंकर, ये कांग्रेसी झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। आसिया अंद्राबी से किसी का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, झूठ बोल रहा है जी, जो आपने आरोप लगाया झूठ बोल रहा है। बेहतर होगा आसिया अंद्राबी के साथ किसी का कोई लेना देना नहीं है। वो टेररिस्ट है और उसने टेररिज्म को फैलाया कश्मीर में। किसने बोला आपको कि उसको औरतों का फेस बनाया था? किसने बोला आपको? प्रूफ दिखाइए। थोड़ा तो पढ़ा करो। अरे आवाज बंद करिए। ठीक है, ठीक है। अभय जी, जो आपने आरोप लगाया, सुधांशु जी आपने अभय जी की बात सुनी, तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं। बार बार आप पर यह भी आरोप लगते हैं कि अगर पीडीपी की यही प्रवृत्ति थी तो आपने मिलकर सरकारें चलाई हैं सर, रिहा आपने किया है। अशोक पंडित हालांकि आपको डिफेंस करें, लेकिन ये बात सुधांशु सर शुभंकर की गलत बात है, बिल्कुल बता रहा हूं। अभय दुबे से पूछ रहा हूं सर, आपको इस प्रकार की बात, देखिए मैं सर, मैंने आप ही का सवाल टॉस किया है, या तो आप सुन नहीं पा रहे हैं, आप सुनना नहीं चाहते। मैंने अभय जी आपका सवाल टॉस किया है। जो आरोप आपने लगाए हैं कि पीडीपी के साथ मिलकर सरकार क्यों बनाई आपने, तमाम तरह की जो बातें आपने की, उन आरोपों को काउंटर ले रहा हूं मैं। अरे पूछिए ना, कश्मीर फाइल्स में नदीग्राम की घटना का जिक्र किया है, जो 1990 में नहीं हुई थी, वो 2003 में हुई थी। 2000 पूरे के पूरे गांव को नदी मार्ग में झाड़ के नीचे बिठाकर कत्लेआम कर दिया जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। रवि खन्ना की माता जी क्यों गई कोर्ट? क्योंकि झूठे तथ्य कश्मीर फाइल में बता रहे थे। वो वायुसेना के अधिकारी की वाइफ कोर्ट गए और उन्होंने उन दृश्यों को रुकवाया। अब मैं जवाब दे दूं सर, गलत आधार पर ये कहानियां बनाई गई है। ठीक है, मोदी जी से कितने कश्मीरी पंडितों को वहां पर बसाया इन्होंने कहा था कि सारों की संपत्ति दे देंगे, अभी बताते हैं कि सिर्फ 610। ठीक है, अब अभय जी आपने काफी सवाल पूछ लिए, क्योंकि प्रोग्राम की भी एक समय सीमा होती है। इस लिहाज से मैं सुधांशु जी के पास जा रहा हूं, आप ही के सवाल लेकर। सुधांशु जी, क्या दर्द और सिस्कियों में भी आप सियासत कर रहे हैं? क्या एक फिल्म को आपने देशभक्ति का पैमाना बना दिया है? जो तमाम आरोप अभय जी लगा रहे हैं आप पर, उसका आप काउंटर कैसे करेंगे? सियासत वो लोग करते हैं जो एक तरफ कहते हैं कि हमारी सरकार ने अमुक आतंकवादी को फांसी दी और उनके नेता कहते हैं कि वो तो हालात का मारा था। सियासत वो करते हैं कि इस समय जो अभय दुबे जी कह रहे हैं कि उन्होंने इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी मारे गए, बिल्कुल सही है, और इनका नेता कहता है भारत के सेना अध्यक्ष को सड़क छाप गुंडा, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। सियासत वो होती है अभय जी, आप पढ़े लिखे प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, पर यह झूठ आपको नहीं बोलना चाहिए था। मसर्रत आलम क्यों छूट गया था? क्योंकि उससे पहले जो आपकी सरकार थी ना, उसके कागज उसने कहा कश्मीर की बाढ़ में बह गए थे, वो जेल से बाहर आ गया। उसकी वजह से 48 घंटे के अंदर हमने वापस भेजा महबूबा मुफ्ती की सरकार ने, 48 घंटे में अंदर गया था जेल में। और आपने बड़ा वाजिब सवाल पूछा, हमने महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर सरकार बनाई, हमने क्या किया था? मैं बिल्कुल बिल्कुल मुझे अच्छी तरह पता है, आई चैलेंज यू, 48 घंटे के अंदर वापस गया। अब मैं दूसरी बात बोल रहा हूं, देखिए आपने जो बात कही महबूबा मुफ्ती की सरकार के साथ, हाँ हम मानते हैं कि हमने गठबंधन किया था और वह गठबंधन राष्ट्र हित में करने का प्रयास किया, वो महामिलावट थी, वह गलत था पूरी तरीके से। मगर मैं कहना चाहता हूं, आपका जब महबूबा मुफ्ती के साथ, मुफ्ती मोहम्मद सईद पीडीपी के साथ गठबंधन था, तो यहां पर आकर यासीन मलिक आकर प्रधानमंत्री के साथ मिलता था, और जो डॉक्यूमेंट था वो क्या था कि कश्मीर में पोरस बॉर्डर रखे जाए, भारत पाकिस्तान की ज्वाइंट करेंसी चले और दोनों सरकारों के ज्वाइंट कंट्रोल में कश्मीर रहेगा, और मुजफ्फर बेग उसको डिफाइन कर रहे थे। यह आपकी सरकार में था। और जब हमारे साथ पीडीपी की सरकार थी, पीडीपी की सरकार रहते हुए न हमने हुर्रियत से बात की, न हमने हुर्रियत को पाकिस्तान से बात करने दी। आपने कहा था पाकिस्तान इंडिया की ज्वाइंट करेंसी चले, हमने ईडी के मुकदमे दर्ज किए उन पे। पीडीपी की सरकार रहते हुए ऑपरेशन ऑल आउट चला, पीडीपी की सरकार रहते हुए एनआईए के मुकदमे चले, और अब तो वो कहानी बहुत पुरानी हो गई जनाब। अब तो पीडीपी गुप्कार गैंड में आपके साथ है भाई, अब तो आपके नेता उनके साथ खड़े होते हैं। तो अब इस बात का जवाब दे दीजिए, और मेरी बात का फिर जवाब दे दीजिएगा,
क्या कार्रवाई की उस नेता पे जिसने कहा था कश्मीर भारत से अलग हो जाना चाहिए? क्या कार्रवाई की उस नेता पे जिसने जो कहते थे कश्मीर के भटके हुए नौजवान हैं? क्या कार्रवाई की जिसने कहा सड़क छाप गुंडा है? और मैं शुभांकर जी एक और बात कह दूं, ये इनकी नीति कश्मीर से केरल तक है। केरल की विधानसभा में 2006 में आतंकवादी अब्दुल नसीर मदनी जो कोयंबटूर ब्लास्ट का आरोपी था, उसमें कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों के 117 विधायकों ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया कि उसको जेल से रिहा कर दिया जाए। क्यों आतंकवादी के पक्ष में आप प्रस्ताव पारित करते हैं केरल में, आतंकवादी के पक्ष में बयान देते हैं कश्मीर में? किस लिए? चंद वोट मिल जाएं बस उसके लिए। जवाब दीजिएगा। केरल विधानसभा में प्रस्ताव क्यों पारित किया था? और आतंकवाद को लेकर भी वोट बैंक के लिए एक धर्म विशेष आपसे नाराज ना हो, उसका वोट बैंक मिलता रहे। अरे सॉफ्ट नहीं, समर्थक। देखिए समर्थक कह रहे हैं और कड़े लफ्जों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभय जी वो ही दिखा रहे हैं आतंकवाद का भूत जिन्होंने छोड़ा जरगर और मसूद। अरे कुछ तो शर्म कीजिए। सन 2000 भूल गए? रमजान के बाद का सीज फायर किया अटल जी की सरकार ने किन आतंकियों को भेजा? पाकिस्तान की डाउर शांति का प्रस्ताव करो। उसी हुर्रियत को सबसे पहले मान्यता किसने दी? अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने। दूसरी मान्यता किसने दी? सुधांशु त्रिवेदी जी जानते हैं। लिखकर देश के ये जो आज गृह मंत्री अमित शाह साहब ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया और उसने कहा कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस स्टेक होल्डर रहेगी। उसने कहा आर्टिकल 370 बरकरार रहेगा। उसने कहा एक्स्ट्रा को रिव्यू करेंगे हम। अब मुझे बताइए, आर्टिकल 370 हटा दिया ना आपने? अभी अमित शाह साहब का भाषण सुन रहा था। 1 इंच जमीन का टुकड़ा किसी ने कश्मीर की घाटी में नहीं खरीदा। ये फरवरी 2022 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बताया, देश को बताया। मुझे बताइए कितने पुनर्वास कर दिया आपने? अरे कांग्रेस पार्टी ने घोषित किया था कि 3000 नौकरियां कश्मीरी पंडितों को देंगे, तो अभी अमित शाह साहब ने जवाब दिया है कि उस समय 2995 नौकरियां दी गई। अमित शाह साहब ने बताया कि 3000 आवासों में से 6000 आवासों में से 5542 आवास मनमोहन सिंह जी की सरकार ने दिए, और न सिर्फ आवास दिए, 5-5 लाख रुपए दिए। अभी समीक्षा हुई ना 3 दिन पहले जम्मू कश्मीर की, पूछिए ना, गृह मंत्री जी मीटिंग में थे, क्या कहा कि सिर्फ 17% घर आप लोग पूर्ण कर पाए हैं। पंडितों को बसाने में आपका रुचि नहीं है। ये एक बड़ा सवाल है सर, ये एक बड़ा सवाल है उनके बसाने को वापस लेकर। और हमने जो नाम दिया कश्मीर फाइल के सियासी पन्ने, आप दोनों नेताओं को सुनने के बाद वो समझ में आ रहा है। लेकिन अशोक पंडित सर, एक सवाल फिर मन में आता है एक हिंदुस्तानी होने के नाते कि 32 साल पुरानी घटना को लेकर हम सबको आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वापस हम 2 कदम आगे बढ़ने की जगह 4 कदम पीछे जा रहे हैं। वही सारी बातें सियासी पन्नों को जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। शुभंकर जी, आप को शायद पता होगा कि 1990 में मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसका नाम था एंड द वर्ल्ड रिमेन साइलेंट। उसके बाद मैंने 2003 में एक फिल्म बनाई जिसका नाम था शीन। सेम हमारे जेनोसाइड पे फिल्म थी। ये कांग्रेसी और जितनी भी लोकल गवर्नमेंट्स हैं जम्मू कश्मीर की, उन्होंने इस फिल्म को उन्होंने दिया नहीं और उन्होंने हमारी आवाजें हमारी आवाजें हमारी आवाज बंद कर दी। अभय जी, जब आप बात कर रहे थे, जब आप बोल रहे थे, मैंने बीच में बोला नहीं। आपने 5 मिनट करने का मौका मिलेगा अगर इस तरह से हम चर्चा करेंगे, शायद दर्शक समझ नहीं पाएगा। मैंने कुछ नहीं बोला। अशोक जी बात पूरी कीजिए। अशोक जी बात पूरी कीजिए। अभय जी, जब आप 5 मिनट का भाषण दे रहे थे, मैंने कुछ नहीं बोला। ठीक है, अब अशोक जी बात पूरी कीजिए। विक्टिम के पेन को सुनने की आदत रखी है। 70 साल आपने हमको विक्टिम बना के रखा है। आप लोगों को थोड़ी बहुत भी अक्ल है कि नहीं है? आप लोगों को थोड़ा बहुत भी लिहाज है कि नहीं है? हाँ, 5 मिनट का भाषण दिया आपने, मैंने कुछ बोला? आप बीच में क्यों नहीं बोलने दे रहे? आप बीच में अभय जी देखिए, अभय जी आपको पूरा वक्त दिया गया आपकी बात कहने का, काउंटर रखने का, सवाल रखने का। अब अशोक जी अगर बात रख रहे रखने दीजिए। कार्यक्रम का नाम केवल दंगल है, यहाँ दंगल नहीं करना, बैठिए, तर्कों से दंगल करना। जी अशोक जी, अभय जी वैसे भी आपको तकलीफ है, मुझे पता है कि आपका ये कांग्रेस मुक्त भारत बन चुका है, तो आपको वो भी फ्रस्ट्रेशन है। इसलिए अशोक जी बात पूरी कीजिए। अशोक जी जल्दी से बात पूरी कीजिए, बाकी मेहमानों के पास जाना है। 70 साल का मलबा जो जम्मू कश्मीर में खास करके जो पड़ा हुआ है, उसको साफ करने में टाइम लगेगा। 370 हटा, 35 से हटा, सफाई शुरू हुई है। रोज आतंकवादियों को मारा जा रहा है, रोज टेररिस्टों को मारा जा रहा है, माहौल क्रिएट किया जा रहा है। 70 साल का जो आतंकवादी नुमा एक प्रो इस्लामिक, एक इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, पाकिस्तानी बैक्ड पॉलिटिक्स जो चल रहा था, उसका नाश हो गया, उसको खत्म हो गया। हम कश्मीरी पंडित इस उम्मीद में हैं, इस होप में हैं
कि हम लौटेंगे। हम कोई भेड़ बकरियां नहीं है कि आपने ट्रक पर डाल के हमको डाल दिया। हाँ, मैं सुधांशु जी से एक बात जरूर कहूंगा कि सुधांशु जी, कश्मीर मामले में जितने भी जो स्ट्रैटेजी बनेंगी, जितने भी जो डिसीजन लिए जाएंगे, उसमें कश्मीरी पंडितों का इन्वॉल्व होना, उनका साथ में रखना बहुत जरूरी है। नहीं, आप अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन फिर मेरे मन में सुधांशु जी के लिए सवाल आता है कि 32 साल में कई सारे साल तक सरकार जो थी वो बीजेपी की भी थी। 6 साल अटल जी थे और इधर 8 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। लेकिन सलमान, एक सवाल मेरा आपसे कि अगर आतंकवाद या आतंकवादियों पर फिल्म बनती है तो फिर इसको क्यों एक प्रोपेगेंडा के तौर पर देखा जा रहा है? क्यों इस फिल्म का इतना विरोध किया जा रहा है? क्योंकि बात तो आतंकवादियों की हो रही है, नरसंहार आतंकवादियों ने किया है, मारा आतंकवादियों ने था, चाहे वो कश्मीर के अंदर रहने वाले आतंकवादी थे या पाकिस्तान से आए हुए, तो उनको मुसलमानों की लड़ाई क्यों बनाई जा रही है? देखिए, सबसे बड़ी हैरानगी की बात यह है कि डिबेट वो लोग कर रहे हैं जो कभी कश्मीर में रहे ही नहीं, जिन्होंने सफर ही नहीं किया। वहां जाइए आप, बिंद्रू साहब के परिवार से मिलिए जिन्हें गोली खाई और अभी वहां रह रहे हैं, सामना कर रहे हैं। ये लोग तो पैसा बना रहे हैं कश्मीरी पंडितों के नाम पे, यहां बैठ के वहां जाइए और देखिए कश्मीर में हालात क्या है। कल ही इशफाक पे गोली लगी, बडगाम में हमला हुआ, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब इस वक्त आतंकवाद की जद में है वहां। साहब, क्या किया बीजेपी ने? यहां बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्या करेंगे कश्मीरी पंडित? मैं तो कह रहा हूं अशोक पंडित जी से, आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए ना, सब लड़िए वहां, मैं आपके साथ आऊंगा। कमीशन बिठाइए, चाहे उसमें फारूक अब्दुल्ला कसूरवार होगा, सलमान निजामी होगा, हमें फांसी दीजिए और कमीशन बिठाइए। दूध का दूध, पानी का पानी निकलेगा। विरोध है, सरकार का विरोध है, जो बीजेपी का बचाव किया जा रहा है, सवाल बीजेपी का होना चाहिए। आप सरकार पे हैं, अगर कांग्रेस ने गलत किया, कांग्रेस हार गई, आज आप सरकार में हैं, आप जिम्मेदारी बनती है, सलमान देखिए, जिम्मेदारी बनती है। आपने कहा 370 हमने हटाया, इस शो में गोली शुभंकर के शो में आपने कहा कहिए 1 महीने में कि यासीन मलिक टेररिस्ट होगा। क्या मानिए अशोक पंडित कल वहां इस बात को मानिए लाल कि चौक में यासीन रहेंगे? मलिक ये तो बम्बई में टेररिस्ट रहते हैं, है। अरे पैसा कमा रहे हैं, आपके हिसाब से जो है आपके हिसाब से यासीन मलिक टेररिस्ट सलमान एक सेकंड सलमान, देखिए, किसी फिल्म डायरेक्टर की जिम्मेदारी नहीं है, ये सरकारों की जिम्मेदारी है कि वहां लोगों को बसाया जाए। ये डायरेक्टर की जिम्मेदारी नहीं है, या डायरेक्टर या मीडिया तय नहीं करेगा। सलमान एक सेकंड, सलमान एक सेकंड, देखिए सलमान, एक सवाल मेरा है, मैं कह रहा हूं कोर्ट में जाइए, कोर्ट में लड़िए, सलमान जो कातिल है उसको सजा दीजिए। अगर आपको मुसलमान है, अगर आपको लगता है, लेकिन ये मत कहिए कि हर एक मुसलमान जो है आतंकवादी है। मुसलमानों ने देखिए सलमान, मुझे माफ कीजिए, मुझे आपका ऑडियो म्यूट करवाना पड़ेगा। सवाल सुनिए मेरा, उसके बाद में सुधांशु जी के पास जाऊंगा। अगर ये फिल्म अशोक जी आपको वक्त दिया गया, सर एक सेकंड, अशोक जी मैं आऊंगा आपके पास। सलमान सुनिए, सलमान सवाल सुनिए और सवाल का जवाब दीजिएगा, बाकी सवाल नहीं, ठीक है, सुनिए मेरा सवाल ये है, एक फिल्म आती है, अगर लोगों को लग रहा है कि फिल्म देखने के बाद वो अपने आंसू बहा रहे हैं और उससे उनका मन हल्का हो रहा है, तो इस बात से क्या एतराज है लोगों को? आतंकवादियों पर बनी हुई फिल्म है, क्यों नहीं बहाया आप लोगों ने? मुझे बताइए ना, मैं सवाल करता हूं। आपको एतराज किससे है? फिल्म से है, सरकार से है? क्यों नहीं बनाए? उस वक्त अगर मुसलमान ने आज पंडित को तब भी बचाया, आज भी बचाया, तो क्या मस्जिदों से आवाजें नहीं आई थी? तो क्या मस्जिदों से आवाजें नहीं आई थी? क्या मस्जिदों से आवाजें नहीं आई थी? मैंने छोड़ा उनको, आतंकवादियों को, भाजपा की सरकार ने क्या मस्जिदों से आवाजें नहीं आई थी? मैंने लगाई आवाजें, शुभंकर जी लगाई, आपने लगाई रुबिया के लिए, मसूद अजहर को आपने छोड़ा, मैंने छोड़ा। शुभंकर जी आप मुझे बताइए, सलमान अशोक जी मैं आऊंगा। यासीन मलिक को आपने बोला, अभी सवाल किया सुधांशु जी ने, यासीन मलिक इनसे पूछिए, क्या कश्मीरी ये शो में ये बोल रहा है, अरेस्ट किया है शुभंकर जी, मनी लॉन्ड्रिंग शो में, ठीक है ना कि इसमें। मैं आपका सवाल लेके जा रहा हूं इस शो में, अशोक जी मैं आऊंगा। शुभंकर जी शो में जी, इस शो में शुभंकर जी शो में ये सलमान मानने को तैयार है कि यासीन मलिक टेररिस्ट था? ये है, ये शो में ये तैयार है बोलने के लिए क्या यासीन मलिक आतंकवादी है या शबीर शाह टेररिस्ट है? क्या यासीन मलिक आतंकवादी है? मैं कह रहा हूं, देखिए आतंकवादी है या नहीं? मैं कह रहा हूं, अगर उस पर इल्जाम है, अगर वो इन्वॉल्व है, उसको सजा दीजिए।
आप बोलिए आतंकवादी है या नहीं? अगर यासीन मलिक उसमें आतंकवादी है कि नहीं है? आतंकवादी है या नहीं? आतंकवादी है कि नहीं है? देखिए मैं नहीं बोल सकता, आपकी मजबूरी है सर, यही मेरी मजबूरी नहीं है। मैं आतंकवादी कह रहा हूं है कि नहीं कोर्ट है? जिसको कहेगा वो आतंकवादी है उसको फांसी दो। है कि नहीं है? अगर कोर्ट कहेगा, किसको लाते हैं अगर उठाने साध्वी के लिए? प्रज्ञा ठाकुर को कोर्ट कहती है कि वो आतंकवादी सर देखिए, ये जो आप वो लोग हमारी ये जो है। सियासत ट्विस्ट करते हैं ना आप लोग सर, ये पब्लिक भी समझती है। ठीक है सर, अशोक जी ठीक है, आपका सवाल पूछ दिया मैंने। अशोक जी ठीक है, हो गया सर, ठीक है। सुधांशु जी अब मैं आपके पास आऊंगा। एक सवाल ये है कि जो आपने अरेस्ट किया वो मनी लॉन्ड्रिंग केस में किया है, आपने आतंकवाद के केस में नहीं किया। और दूसरा सवाल जो मेरा है, अटल जी की सरकार रही 13 दिन 13 महीने, उसके बाद 5 साल सरकार चलाई, 8 साल से आपकी सरकार है, आप लोगों ने उनके विस्थापन को लेकर क्या किया? एक सवाल यह भी बार बार कांग्रेस पूछ रही है। देखिए, पहली बात तो मैं सलमान निजामी जी की एक बात का समर्थन करता हूं कि सबसे पहले वो लोग बोल रहे हैं जो कश्मीर में गए नहीं। बिल्कुल सही बात है। पहला ट्वीट कहां से आया था? केरल से, कि कश्मीरी पंडितों के साथ तो कुछ खास हुआ ही नहीं था। अरे आपको कहना चाहिए था, आप कौन भाई, आपने कब आके वहां देखा? क्योंकि वहां पे एक ऐसा व्यक्ति सांसद है जो जनेऊ दिखा के, गोत्र बता के अपने को कश्मीरी पंडित बताते हैं। इसलिए सलमान निजामी साहब आपकी बात सही है। अब दूसरी बात का जवाब देता हूं। जो ये बात कही गई कि आतंकवाद का मजहब, तो मैं कहना चाहता हूं, जब एलानिया जाकिर मूसा कहता है कि कोई कश्मीरियत की लड़ाई नहीं, इस्लामी खलीफत की लड़ाई है, तो उस आतंकवाद का मजहब नहीं होता है। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह आतंकवाद का मजहब नहीं होता है। जुमे की नमाज के दिन हुजूम के साथ भीड़ निकलती है और किसी इंस्पेक्टर अयूब पंडित का भी कत्ल कर देती है, आतंकवाद का मजहब नहीं होता है। आईएसआईएस, इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड इराक के झंडे दिखाए जाते हैं, आतंकवाद का मजहब नहीं होता है। मगर एक मूवी में आतंकवादी का मजहब दिखता है। गजब की नजर है साहब आप लोगों की, और गजब का नजरिया है आप लोगों का। इसकी तो दाद से क्या मजहब था? तीसरी बात का जवाब क्या मजहब है जो आपने हमसे पूछा कि हम लोगों ने क्या किया? क्या मजहब था? आप गॉडसे को पूछने वाले लोग। सलमान, मेरा सवाल ठीक है, मेरे पास उनके लिए और काउंटर क्वेश्चन है, वो एंकरिंग करोगे मेरे पे छोड़ दीजिए। ठीक है, था या नहीं था? अब मैं कश्मीरी पंडितों पर जवाब दे रहा हूं। जी, क्या किया? अरे कश्मीरी पंडितों में जवाब दे रहा हूं मैं। जी सर। हाँ, बता रहे हैं हमने क्या किया। देखिए, कश्मीर भारत का एक ऐसा राज्य था, एकमात्र राज्य जो सेकुलर नहीं था, क्योंकि 42 का जो 42nd अमेंडमेंट 1976 का था, उसको कश्मीर में धारा 370 की आड़ में वहां की विधानसभा ने कभी सेकुलर शब्द अडॉप्ट नहीं किया। वो 5 अगस्त 2019 को हुआ, और जब से 2.5 साल से हमारी सरकार आई है, वहां पे आईएसआईएस के झंडे दिखना बंद, पत्थरबाजी बंद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बंद, एनआईए के केसेस लग गए हैं, और अब आप देखें शांति भी हुई। और अभी तक हम ये बता रहे हैं ईमानदारी से, केवल 610 कश्मीरी फैमिलियों को हम वापस ले जाने में सफल हुए हैं। 13,000 रुपए महीना हम दे रहे हैं। मगर सलमान निजामी साहब, आपकी सरकार 6,000 दे रही थी और कह रहे हैं एहसान कर रहे हैं कश्मीरी पंडितों। अरे मौलवियों को 10,000 देती थी दिल्ली में, शीला दीक्षित की सरकार, केजरीवाल की सरकार 18,000 दे रही है, और मस्जिदों में कांग्रेस हेल्पर है उनको 10,000 दे रही है। अभय जी, कश्मीरी पंडितों के लिए कैसे कह रहे हैं 13,000 दे रहे हैं? अभय जी, देना शुरू, मुझे लगता है बेहतर आप बेहतर व्यक्ति होंगे इस बात का जवाब देने के लिए। बात करते हैं अभय जी, सुधांशु जी ने कई बातें गिनाई है कि देखिए हमने कुछ कश्मीरी पंडितों को वहां बसाया, कुछ पैसे हम दे रहे हैं। सरकार 10,000 रुपया मौलवियों को मुफ्त देती थी हर महीना की नहीं, अभय जी, और कश्मीरी पंडितों को 6,000 देती थी। आपने बताइए ना, वो मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहां थी जब कश्मीरी पंडितों का 1990 में नरसंहार हो रहा था? आज कहां है मोदी सरकार? पूछिए। अशोक पंडित जी ने तो कल की हत्याओं पर संवेदनाएं व्यक्त की, मोदी जी ट्वीट तक नहीं करते जानते, और ये कह रहे हैं आईएसआई के झंडे वहां फहरा है। तो किसकी सरकार में फहरा है? अयूब पंडित की हत्या किसकी सरकार के समय में हुई? आपकी सरकार के समय में हुई, सुधांशु त्रिवेदी जी। और वही मसर्रत आलम जिसको छोड़ा था, वो पाकिस्तान के झंडा फहराता हुआ आतंक मचा रहा था, जिसे अप्रैल में गिरफ्तार किया। आप अपने तथ्यों को ठीक कीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिक्चर बनाने वाला, उस पिक्चर से वोट कमाएगा, आप वोट कमाएंगे, लेकिन पंडितों को क्या मिला? ये देश आज आपसे पूछना चाहता है। पंडितों की पुनर्स्थापना के लिए क्या करेंगे? जम्मू कश्मीर में, कश्मीर घाटी में 1 इंच जमीन का टुकड़ा नहीं खरीदा। आपने कहा था आर्टिकल 370 हटाऊंगा, हजारों लोग जमीन खरीदेंगे, वहां पर उद्योग लगाएंगे। प्रधानमंत्री जी बताइए ना। और सुधांशु जी, ये कहा जा रहा है कि देखिए हर चीज की आप इमोशंस की भी मार्केटिंग करके उसको वोट में तब्दील कर ले रहे हैं, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं हो रहा जिनके नाम पर यह आपने पूरा कैंपेन चलाया कि देखिए कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ। शुभांकर जी, मैं कितनी बार फैक्ट गिनाऊं
बोलिए, हमारे किस नेता ने कहा अफजल हालात का मारा है? किसने कहा याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग है? किसने कहा कि इसने चाह बेटी है? किसने कहा जाकिर नाइक शांति का मसीहा है? किसने कहा हाफिज साहब है? किसने कहा ओसामा जी है? और मैंने केरल का उदाहरण आपको दिया। किसने कहा चाहिए? किसने कहा आर्मी का चीफ सड़क छाप गुंडा है? किसने कहा पाकिस्तान का आर्मी चीफ हमारा अपना है? इसका किसी का जवाब नहीं दिया। अब मैं इसका जवाब देता हूं। सुधांशु जी, देखिए, दो सवाल आए हैं। एक, कितने लोगों ने वहां जमीन खरीदी 370 हटने के बाद, और दूसरा, विस्थापन को लेकर कश्मीरी पंडितों को क्या मिला? हाँ, मैंने बताया केवल 610 कश्मीरी परिवार अभी तक वहां अपनी जमीन ले पाए हैं। उसका कारण यह था कि 2019 से पहले वहां की सरकार ये जिद करती थी कि कश्मीरी पंडित अपनी मूल जमीन पे वापस आए। वो पूरे घर जला दिए गए थे, मोहल्ले के मोहल्ले तबाह हो गए थे। हमने जो एरिया निर्माण किया था वो अधिग्रहण नहीं होने दे रहे थे। हमारी सरकार आने के बाद हुआ है। ठीक है, मगर आपके किसी मैनिफेस्टो में भी था? अभय दुबे जी को दिखा दीजिए कि कश्मीरी पंडितों का सुधांशु जी, हमारे हर मैनिफेस्टो में। ठीक है सुधांशु जी। अभय जी, देखिए, मेरे पास वक्त की कमी है। इस वक्त की कमी को समझते हुए आप सभी से माफी मांगते हुए इस कार्यक्रम का समापन कर रहा हूं। लेकिन ये चर्चा जो है, ये कहीं ना कहीं सियासत और धर्म का एक ऐसा कॉकटेल है जिसने 32 सालों से कश्मीरियों को परेशान कर रखा है। इस फिल्म ने उनके आंसू दिखाने की कोशिश की, लेकिन फिल्म से कहीं ज्यादा ये सियासत का एक बड़ा विषय बन गई और उसको आपने इस डिबेट के जरिए भी देखा समझा। हमारी कोशिश थी कि सवाल पूछा जाए, बाकी समझदार आप हैं। देखते रहिए आज तक।